स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का चौथा अध्याय औद्योगिकीकरण का युग का भाग 9 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे भारत में मैनचेस्टर का आना। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि मैनचेस्टर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन का एक शहर है मैनचेस्टर, जो मुख्य रूप से जहाँ पे उत्पादन होता था और कपड़े के लिए जो है कपड़े का उत्पादन वहां होता था। आपने बहुत बार सुना होगा मैनचेस्टर से बने हुए कपड़े बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, तो वही मैनचेस्टर जो है वो एक जगह थी। तो आज हम इस बात को समझेंगे कि किस तरीके से भारत में मैनचेस्टर का आया और उसकी वजह से जो भारत के जो बुनकर थे उनके जीवन पर, उनकी लाइफ पर इससे क्या प्रभाव पड़ा और उनके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर थे हेनरी पुतलो, और उन्होंने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता है। एक ब्रिटिशर्स है ऑफिसर, वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए भारतीय कपड़े की जो डिमांड थी वो कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि भारतीय कपड़ा जो है उसकी क्वालिटी इतना अच्छी है कि वो और कहीं ऐसी क्वालिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में भारत के कपड़ा निर्यात में भारी गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। जहां 1811 और 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था, वहीं 1850-51 में यह मात्र 3% रह गया था। आप देखिए 30-40 सालों के ही अंतर में यह 33 से केवल 3% रह गया था, तो कितनी भारी निर्यात में गिरावट हुई थी। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। अब क्या हुआ कि आप जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बहुत सारे जो है मशीनों की स्थापना हुई, और इंग्लैंड में जो है सबसे पहले जो है कपड़े उद्योग में मतलब सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुआ। तो इंग्लैंड के जो उद्योग वहां पे विकसित होने लगे, तो वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, उनको दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेके परेशानी होने लगी थी, क्योंकि अभी तक क्या था कि उन्हें एक मार्केट बनाना था उनको, उद्योगपतियों को। तो अभी तक क्या था कि इंग्लैंड में ना बहुत सारे देशों में बहुत सारी जो चीजें हैं वो वहां पे जाती थी, वहां पे इंग्लैंड जो है उन वस्तुओं का आयात करता था। तो अब उन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो उद्योगपति थे, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। अगर आप किसी सामान के लिए आयात शुल्क लगा दोगे, हाँ, अगर कस्टम ड्यूटी जैसे अगर आप टैक्स लगाते हो, तो इससे क्या होगा कि इंग्लैंड में जो अन्य देशों से जो मतलब जो प्रतिस्पर्धा होगी मैनचेस्टर को, वो कम होगी अब, और अब मैनचेस्टर का बना जो कपड़ा है वो आसानी से इंग्लैंड में बिक सकता है। इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो थे ब्रिटेन के, उन्होंने यह चाल चली थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ने, उन्होंने अब इंडिया जो है वो ब्रिटिश इंग्लैंड जो है उसका उपनिवेश था इंडिया, तो अब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या दबाव डाला, उनको ये फोर्स किया कि वो ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजार में भी बेचे। और 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। तो आप ये देखिए कि पहले उन्होंने क्या किया कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन हमें नहीं झेलना पड़े, ऐसा उद्योगपतियों ने किया ताकि मैनचेस्टर का बना कपड़ा जो है वो इंग्लैंड में भी बिक सके। और अब उन्होंने देखिए दूसरी तरफ क्या किया, दूसरी तरफ यह किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यह दबाव डाला कि अब जो है जहां जहां उनकी कॉलोनी, जो भारत जैसे उसकी कॉलोनी है, तो वहां पे भी जो है अब ब्रिटिश कपड़ा आसानी से जो होता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा बाजारों में बेचे, और वो बिका भी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो मशीन से बना हुआ कपड़ा था। 18वीं सदी के आखिर में भारत के उत्पादक को न के बराबर निर्यात होता था, लेकिन 1850 आते आते सूती का मतलब कॉटन का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था, और 1870 में यह आंकड़ा 50% के भी ऊपर चला गया था। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी।
पहली समस्या ये थी कि उनका निर्यात बाजार जो है वो ढह रहा था, और दूसरी समस्या थी कि उन्हें स्थानीय बाजार उनका सिकुड़ने लगा था, क्योंकि अब उनकी वस्तु जो थी, उनके कपड़ों का निर्यात जो है, जो पहले होता था वो नहीं हो पा रहा था, और अब चूंकि ब्रिटेन की वस्तुएं यहाँ आनी चालू हो गई थी कपड़ा, इसलिए उनका स्थानीय बाजार भी जो है वो सिकुड़ने लगा था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जैसा कि आप जानते हैं, जो कि बुनकर हाथ से जो है वो बुनकर कपड़ा तैयार करते थे, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि मैनचेस्टर में मशीन वगैरह जो है, उनसे कारखानों में मशीन लगी हुई थी और उनसे कपड़ा तैयार होता था, और वो कपड़ा जो है वो बहुत कम लागत में, बहुत कम कॉस्ट में बनता था। मशीन से बनने के कारण वो कपड़ा बहुत सुंदर भी होता था, और इस वजह से जो है जब वो इंडियन मार्केट में मैनचेस्टर का बना कपड़ा आया, तो बेचारे भारत के जो गरीब बुनकर थे वो इस मैनचेस्टर से बने कपड़े का मुकाबला नहीं कर सके। 1850 के दशक तक देश के ज्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्सों की भरमार थी। अब क्या हुआ, क्योंकि उनके पास जो है अब जो बुनकर थे उनकी स्थिति में, उनकी संख्या में गिरावट आना प्रारंभ हो गई, और अब जो है वो बेरोजगार होने चालू हो गए। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई, तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। 1860 के बाद जो बुनकरों के सामने एक और नई समस्या खड़ी हुई। अब क्या हुआ कि उन्हें अच्छा कपास नहीं मिल पा रहा था। देखिए, अमेरिकी सिविल वॉर जब स्टार्ट हुआ तो अमेरिका ने जो है कपास की खेती जो सप्लाई था वो बंद कर दिया ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन ने अब किसकी ओर रुख किया? भारत की ओर रुख किया, और भारत से कच्चा माल जो है वो मांगने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए और उन्हें मनमानी कीमत पर अब कच्ची कपास खरीदना पड़ता था, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं रहा। अब स्थिति ऐसी हो गई कि केवल जो है बुनकरी के सहारे ही जो है अब उनकी रोजी रोटी नहीं चल सकती थी। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों से बनी चीजों से पट गया, और ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था। अभी तक हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मैनचेस्टर का जो बना कपड़ा वो यहाँ आया और उन्होंने बुनकरों के धंधों को चौपट कर दिया। उसके बाद कच्चे माल जो है वो उसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ब्रिटेन सारा कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाने लगा, और यहाँ के जो किसान थे उन्हें यह स्पेशली जो इन पे फोर्स डाला गया कि वो कच्चे माल का ही ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे। तो अब बुनकरों को जो है वो बहुत हाई रेट पर वो कच्चा कपास उनको खरीदना पड़ता था। इसके साथ साथ अब ये भी हो गया कि जब अब भारतीय कारखाने जब स्थापित हुए, तो जब उनमें प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो अब बाजार जो था वो मशीन की चीजों से जो है वो बनने लगा, क्योंकि मशीन की चीजें बहुत कम समय में बहुत अच्छे दिखने वाली चीजें जो है वो तैयार होने लगी थी। तो ऐसे में बेचारे हाथ से कार्य करने वाले जो बुनकर थे, वो उनका व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया, और अब जो है वो किस भी तरह से जो है मतलब ये प्रश्न उठता है कि अब वो किस तरीके से सरवाइव करेंगे, या फिर वह उद्योग किस तरीके से रह सकता था। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो बच्चों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से भारत में मैनचेस्टर से बने हुए वस्तुएं जो है जो कपड़ा था वो भारत में आया, और उन्होंने भारत के जो बुनकर थे उनकी लाइफ को किस तरीके से प्रभावित किया, और इसका हम देखते हैं कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और जो भारत में जो कपड़ा जो उद्योग थे उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बुनकरों की लाइफ भी जो है वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुई।